नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 8 जो है उसकी आंसर की बात करेंगे। कौन कौन से आंसर है, आपने इसके टैली कर लिए होंगे, इसके आंसर ढूंढ लिए होंगे, तो आप देखते हैं कौन कौन से प्रश्नों के क्या क्या आंसर हैं। पहला प्रश्न था, लार में पाए जाने वाला एंजाइम्स कौन सा है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टाइलिन है। निम्न में से प्राकृतिक परीक्षक है। चीनी इसमें से एक प्राकृतिक परीक्षक है, जबकि अन्य जो 3 ऑप्शन हैं, सोडियम बेंजोएट, पैराबेंस और सॉर्बेट्स, ये सारे के सारे संश्लेषित परीक्षक कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज या माल्टोज। तो पॉलीस जो सेकेराइड की अगर हम बात कर रहे हैं, नहीं पूछा है यहाँ पर कौन सा नहीं है। इसमें से स्टार्च भी पॉलीसेकेराइड है, सेलुलोज भी पॉलीसेकेराइड है, ग्लाइकोजन भी पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज जो है वो पॉलीसेकेराइड नहीं है। तो इसका आंसर है डी। माल्टोज जो है एक प्रकार का डाइसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वसा विलय विटामिन नहीं है। ए, डी, ई और के, ये 4 जो होते हैं बच्चों, चारों की चारों वसा विलय होते हैं। तो विटामिन सी जो है वो वसा में विलय नहीं होता, जल सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल विटामिन। आंसर है सी। अगला प्रश्न है बच्चों, एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया किस एंजाइम वर्ग द्वारा होती है। आइसोमरेज, लाइसेज, लाइगेज या हाइड्रोलेसेज। तो इसका आंसर है लाइगेजेज। लाइगेजेज के द्वारा ही एटीपी के साथ युग्मन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B12 या विटामिन डी। तो इसका आंसर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से ही स्कर्वी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, टमाटर सॉस चटनी में से कौन से परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है, यानी इन तीनों में कौन से परिरक्षक का प्रयोग किया जाता है ताकि ये खराब नहीं हो। सॉर्बेट्स, पैराबेंस, प्रोपियोनेट्स या चीनी। तो इसका आंसर है सी, पैराबेंस। पैराबेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, पेलेग्रा यानी 3D रोग किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन B2, B3, B6 या B1। तो इसका आंसर है B3 की कमी से ये रोग होता है। अगला प्रश्न है, जैव रसायन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया था। तो इसका आंसर है बच्चों, जैव रसायन जो है वो वॉन न्यूबर्ग द्वारा दिया गया था। वॉन न्यूबर्ग इसके वैज्ञानिक थे। जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री की परिभाषा लिखी है तो सजीवों में होने वाली जैविक क्रियाओं को जैव रसायन कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र CxH2O का होल Y, ये इसका रासायनिक सूत्र होता है, जहाँ X जो होता है मतलब कार्बन की जो संख्या है वो 3 या 3 से अधिक होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन तथा वे पदार्थ या तो हाइड्रिक जो होते हैं एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, या वे पदार्थ जो जल अपघटित होकर इन यौगिकों को उत्पन्न करते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। या हम इस प्रकार भी इसको कह सकते हैं कि कार्बन तथा हाइड्रेट यानी जल के संयोजन से बने यौगिक जो होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र लिखिए। मोनोसेकेराइड जो होते हैं इसका सामान्य सूत्र CH2O का होल N होता है। सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड का उदाहरण लिखिए। ग्लिसरैल्डिहाइड जो होता है सबसे सरलतम मोनोसेकेराइड होता है। ओलिगोसेकेराइड की परिभाषा लिखिए। तो बच्चों, ओलिगोसेकेराइड की जो परिभाषा होती है वो है कि 2 या 2 से अधिक लेकिन 10 से कम मोनोसेकेराइड जो होते हैं से बनने वाले यौगिक ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र C12, H22 और O11। ये पूरा की पूरा जो फॉर्मूला है ये डाइसेकेराइड का सामान्य सूत्र होता है। ट्राइसेकेराइड तथा टेट्रासेकेराइड का एक एक उदाहरण लिखिए। ट्राइसेकेराइड का उदाहरण है रेफिनोज और टेट्रासेकेराइड का जो उदाहरण है वो है स्टेकियोज। ये दो एग्जाम्पल हैं ट्राई और टेट्रासेकेराइड्स के। अगला जो प्रश्न है बच्चों, गन्ने में पाई जाने वाली डाइसेकेराइड का नाम लिखो। सुक्रोज जो होती है वो गन्ने में पाई जाने वाली डाइसेकेराइड है। सुक्रोज किन मोनोसेकेराइड इकाइयों से मिलकर बना होता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलकर बना होता है। दुग्ध शर्करा किसे कहते हैं। लैक्टोज को दुग्ध शर्करा कहते हैं, इसको दुग्धम भी कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों,
माल्टोज की एकलक इकाइयों के नाम लिखिए। तो माल्टोज के अपघटन से जो बनती हैं इकाइयाँ वो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की 2 इकाइयों से माल्टोज का निर्माण होता है। 2 मोनोसेकेराइड के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? ग्लाइकोसाइटिक बंध पाए जाते हैं, यानी मोनोसेकेराइड्स जो होते हैं आपस में ग्लाइकोसाइटिक बंध द्वारा जुड़े रहते हैं। अगला प्रश्न है पॉलीसेकेराइड की परिभाषा लिखिए। यानी मोनोसेकेराइड तथा ओलिगोसेकेराइड से मिलकर बनने वाले उच्च अणुभार वाली शर्कराएं जो होती हैं वो सब पॉलीसेकेराइड कहलाती हैं। अगला प्रश्न बच्चों, साधारण पॉलीसेकेराइड के कोई 3 उदाहरण लिखिए। साधारण के हैं ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज। ये तीनों जो हैं ये साधारण पॉलीसेकेराइड के एग्जाम्पल हैं। अगला प्रश्न बच्चों, पॉलीसेकेराइड का सामान्य सूत्र लिखिए। तो पॉलीसेकेराइड का जो सामान्य सूत्र होता है C6H10O5 का होल N। ये पॉलीसेकेराइड का एक जनरल फॉर्मूला है। जटिल पॉलीसेकेराइड के कोई 3 उदाहरण लिखिए। जटिल की पूछा है, पहले अपन ने सामान्य पूछा था, अब जटिल। तो हेमीसेलुलोज, पैक्टीन और लिग्निन, ये जटिल पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। प्रकृति में सर्वाधिक मिलने वाला पॉलीसेकेराइड कौन सा है जो कार्बनिक पदार्थ होता है? वो है सेलुलोज। सेलुलोज सबसे अधिक प्रकृति में पाया जाता है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं इनमें सेलुलोज पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला प्रश्न है सन, पटसन तथा कपास कितने प्रतिशत सेलुलोज पाया जाता है? इनमें 97 से 99% सेलुलोज पाया जाता है। अनाज के भूसों में कितने प्रतिशत तक सेलुलोज पाया जाता है? 30 से 43 यानी 43% तक इसमें सेलुलोज पाया जाता है। शुद्ध सेलुलोज किस में पाया जाता है? कपास में। कपास में लगभग 99% तक सेलुलोज पाया जाता है, इसलिए इसको शुद्ध सेलुलोज की तुलना इससे की जाती है। अगला प्रश्न है कौन सा पॉलीसेकेराइड एमाइलम कहलाता है? स्टार्च को एमाइलम भी कहते हैं। चावल तथा मक्का में कितने प्रतिशत स्टार्च पाया जाता है? चावल में पाया जाता है 75 से 80%, मक्का में पाया जाता है 65 से 70% तक स्टार्च पाया जाता है। स्टार्च को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एमाइलम नाम से जाना जाता है। पेड़ पौधों का संचित भोजन कौन सा होता है? स्टार्च के रूप में भोजन जो होता है वो संचित होता है। जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च किसे कहते हैं? ग्लाइकोजन को जंतु स्टार्च या यकृत स्टार्च कहा जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, एक सरलतम एमिनो अम्ल का नाम तथा संरचना सूत्र लिखिए। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है बच्चों। तो इसका आंसर है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो है वो सबसे सरलतम एमिनो एसिड है। इसका रासायनिक सूत्र होता है NH2CH2COOH। इस तरह से ही संरचना सूत्र इसमें लिखा हुआ है। प्रोटीन का जैविक महत्व बताइए। प्रोटीन की जो जैविक महत्व है वो है एंजाइम के रूप में, हार्मोन के रूप में, शरीर के रचनात्मक के रूप में भी काम आता है ये, और शरीर की सुरक्षा भी करता है और शरीर के मरम्मत का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। तो ये इसकी जैविक महत्व है प्रोटीन के। अगला प्रश्न बच्चों, पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदलने वाले 2 एंजाइमों के नाम लिखिए। लार में एक तो होता है पॉलीसेकेराइड टाइलिन एंजाइम, दूसरा है आंतरीय रस में एमाइलोट्रिप्सिन एंजाइम जो होता है ये पॉलीसेकेराइड को माल्टोज में बदलता है। यानी माल्टोज दोनों में बनता है, एक तो टाइलिन एंजाइम द्वारा भी और एक एमाइलोट्रिप्सिन एंजाइम द्वारा भी पॉलीसेकेराइड के माल्टोज में बदलने वाली क्रिया की जाती है। दोनों एंजाइम की दोनों ही अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं। टाइलिन जो होता है लार में होता है, जबकि एमिलोट्रिप्सिन जो होता है वो आंतरी रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न बच्चों, न्यूक्लियोटाइड तथा न्यूक्लियोसाइड को परिभाषित कीजिए। देखो इनमें दोनों में क्या अंतर है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें तो एक न्यूक्लियोसाइड तथा एक फास्फोरिक अम्ल के अणु होते हैं, वो न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। जबकि न्यूक्लियोसाइड में एक शर्करा का अणु तथा एक नाइट्रोजन क्षार से मिलकर बनी इकाई न्यूक्लियोसाइड कहलाती है। यानी न्यूक्लियोसाइड में अगर एक फास्फोरिक अम्ल जोड़ दिया जाए तो वो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त लिपिड किसे कहते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? संयुक्त लिपिड की परिभाषा है कि ये लिपिड एल्कोहल तथा वसीय अम्लों के अतिरिक्त अन्य अणुओं से भी मिलकर बने होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। अगला क्वेश्चन, ट्राइग्लिसराइड की निर्माण प्रक्रिया का समीकरण लिखिए। यानी
ग्लिसराइड यानी वसा किस प्रकार बनती है। तो ट्राइग्लिसराइड जो होती है वो ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्लों के मिलने से बनती है। ग्लिसरॉल जो है ये वसीय अम्लों के 3 अणु जो हैं इनसे जल के अणुओं को निकाल करके, अगर जल के अणु तीनों से निकाल दिए जाएं तो ये इससे जुड़ जाते हैं और इसमें ट्राइग्लिसराइड यानी वसा बन जाती है। देखो यहाँ पर वसा बन गई पूरी की पूरी। इसको हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं क्योंकि ग्लिसराइड इसमें 3 अणु होते हैं और जल के 3 अणु इसमें से निकल जाते हैं। तो इस प्रकार ये ट्राइग्लिसराइड के निर्माण की प्रक्रिया का एक समीकरण है। इस प्रकार बच्चों देखो ये जो पेपर नंबर जो था प्रैक्टिस पेपर नंबर 8 इसके आंसर की हमने बात की, तो आपने देख लिया होगा कौन कौन से आंसर आपके सही हैं। इससे अगला जो टेस्ट पेपर है उसके आंसर की लेकर भी जल्दी आएंगे। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल नेम है केमी साइंस विद राजेश सर। थैंक यू।